आधी रात का वक्त था। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। सब तरफ अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहाशा भागी चली जा रही थी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और विधि के पैर लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से हाँफने लगी। भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक तो वो यूं ही जमीन पर पड़ी हुई हाँफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले शरीर पर गई, वो चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। उसे देखकर विधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर महेश ने जब सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ था। उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गाड़ दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजू की चीख निकल गई। राजू मुंबई शहर में रहता था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास ही के इलाके में एक जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी खड़ी हुई थी। आज मैंने एक जमीन खरीदी है और वो जमीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, उस जमीन पर घर भी बना है। हम लोग आज रात ही वहाँ जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है। वो कल अग्रवाल साहब को लेकर वहीं आएगा। अग्रवाल साहब उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वैसे जमीन तुमने किस जगह खरीदी है? कुर्ला रोड। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और वो शमशान घाट शापित है। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती है। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ ही चलेगी। आज रात डिनर हम उस घर पर ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वह घर भी शमशान घाट की जमीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं बना था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? राजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती? अरे बाबा, मनहूसियत कुछ नहीं होती है। अब दरवाजा भी खोलो। मैं चाहता हूँ इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर वो चीख पड़ी। वो देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। वो खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए साफ सफाई के लिए यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। अच्छा, तुम्हें महेश ने भेजा है। ठीक है, अब तुम जाओ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना साहब। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। राजू के कहने पर बिरजू वहां से चुपचाप चला गया। नताशा, विधि और उसकी बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जब से ही यहाँ पर आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी। वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ गई, मगर बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें ही नहीं थी। उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वो चारों लोग विधि के पास आकर खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे।
विधि के शरीर में खून जम सा गया था। वह चीखना चाह रही थी मगर चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, ये शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलटकर देखा तो पीछे राजू खड़ा हुआ उसे गौर से देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। यहाँ से चलो राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने अभी क्या देखा। क्या देखा तुमने? मैंने 4 अजीब लोग देखे जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी यहाँ से चले जाने की। तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब अजीब अफवाहें सुन रखी है, उसी का ही असर है। तुम सो जाओ विधि। मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, वैसे भी कल शाम अग्रवाल साहब इस जमीन को खरीदने आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में लेकर गया और गहरी नींद में सो गया। मगर विधि को नींद नहीं आई। विधि बिस्तर पर जाग रही थी कि अचानक उसे छत पर उन्हीं में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घूरने लगा और अचानक झपट कर विधि के ऊपर आ गया। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। क्या हुआ विधि? राजू वो देखो, वही अजीब आदमी। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। विधि ने वहां देखा तो वास्तव में वहां कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे सपने आते रहे हैं दीदी। आप जीजू को समझाती क्यों नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिर्फ आज की बात है दीदी, जीजू बता रहे थे कि आज इस जमीन को खरीदने वाले कुछ लोग शाम तक आ जाएंगे। हम लोग आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी। विधि ने सब्जी कुकर में जैसे ही डाली, उसने देखा कि कुकर में एक कटा हुआ इंसानी सर पड़ा हुआ है जो पूरा खून से लथपथ था। वह कटा हुआ शेर विधि को देखकर हंस रहा था। विधि बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़ा दौड़ा आया। अब क्या हुआ? राजू देखो, ये कुकर में किसी का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। इसमें तो सब्जी है, सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विधि बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही थी राजू। बस करो विधि, कुछ घंटों की बात और है, अग्रवाल साहब यहाँ पहुँच जाएंगे। इतना कहकर राजू गुस्से से वहाँ से चला गया। डरी सहमी विधि वहाँ खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे कि तभी एक कार आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू उसे जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बेहद डरा हुआ था। अग्रवाल साहब नहीं आए? दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। लेकिन क्यों? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। राजू, मैं अपनी इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता था और मैंने तुमसे इस ज़मीन को खरीदने के लिए मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ के बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर है, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, क्योंकि मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अगर अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। अग्रवाल साहब नहीं तो कोई और बिल्डिंग बनाएगा। वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ सफाई कैसे कर ली? जब मैंने ये मकान बनाया था तो सिर्फ कुछ ही दिन रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। अरे तुमने ही तो अपना नौकर भेजा था ना, ओ बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजी थी राजू। इस मकान की चाबियां तुम्हारे पास ही थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को देखा था। वो पतला दुबला सा था और उसकी आंखें भी अंदर की ओर घुसी हुई थी। राजू की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया और वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से में महेश से कहा, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। अरे अगर तुमने किसी को नहीं भेजा था तो वो मकान का दरवाजा पहले से कैसे खुला हुआ था? कौन था वो? राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम अचानक रुक गए और उसने डरे हुए अंदाज में राजू की ओर देखकर कहा, बिरजू बहुत सालों पहले हमारे घर का नौकर था। उसकी मौत यहीं पर अजीब परिस्थितियों में हुई थी और उसे इसी शमशान घाट में हमने जला दिया था और हम उसी रात छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है। जैसे ही महेश ने सामने देखा
तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंख अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भी आ गई। सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। वो सब बाहर की ओर भागकर निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। घर की लाइट बहुत तेज जलने बंद होने लगे और घर का सामान गिरने लगा। राजू भागा, मगर सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ था, जिनके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे। देखते ही देखते मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर झपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी की चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने का नजारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी कि अचानक पीछे से एक आधी जली लाश ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत नताशा के गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। यह देखकर विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया। जैसे ही उसकी नजर सामने गई, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर लिया और विधि एक चीख के साथ शांत हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों को वहां 5 लाशें मिली और न्यूज हेडलाइन में चल रहा था कि कुर्ला रोड के शापित शमशान में फिर से 5 लोग मरे हुए पाए गए। आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा? राहुल ने देखा उन सबके शरीर से खून बह रहा था और वो सब जवान थे और मार्था शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और राहुल के कमरे की खिड़की खुल गई। राहुल ने बिना समय गवाए उस खिड़की से तुरंत छलांग लगा दी और वो घबराकर वहां से भागने लगा। कुछ घंटों पहले रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। शरीर में खून जमा देने वाली शीतलहर चल रही थी। रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कार फुल रफ्तार से उसी रोड पर दौड़ती जा रही थी। उस कार में नंदिनी और राहुल सवार थे। राहुल रात के अंधेरे में बड़े ध्यान से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। राहुल की कुछ दिन पहले ही नंदिनी के साथ शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। राहुल 6 घंटे से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नंदिनी बहुत देर से मोबाइल पर कोई स्टोरी पढ़ रही थी। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसने गुस्से में राहुल से कहा, आखिर हम लोग कब तक मनाली पहुंचेंगे? 6 घंटे हो गए तुम्हें ड्राइव करते करते। अब तो मेरी स्टोरी भी खत्म होने वाली है। अरे बस 1 घंटे का रास्ता और बाकी है, तुम चिंता मत करो, मैंने रूम की बुकिंग करवा दी है। ओह माय गॉड, 1 घंटा और? ये तो अच्छा हुआ कि मैं नॉवल पढ़ रही थी। पढ़ते हुए मेरा वक्त तो कट गया। नंदिनी की बात पर राहुल मुस्कुराने लगा। लगता है ये उपन्यास मार्केट में नया आया है। नंदिनी ने इतना बोला ही था कि अचानक गाड़ी एक झटका देकर रुक गई। गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण अचानक रुकने से वो पलटने से बाल बाल बची थी। राहुल और नंदिनी के माथे पर डर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। तभी अचानक नंदिनी और राहुल की नजर गाड़ी के बाहर दूर खड़े हुए किसी व्यक्ति पर पड़ी। रात के अंधेरे में उसकी आंखें किसी जुगनू की तरह चमक रही थी, मगर अचानक वो आंखें गायब हो गई। राहुल ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। नंदिनी ने डरते हुए राहुल से कहा, क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं नंदिनी, क्या खराबी हो गई है, बाहर निकलकर चेक करना पड़ेगा। तभी उन दोनों की कार का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राहुल ने देखा बाहर एक गांव का व्यक्ति खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। उसे देखकर राहुल की जान में जान आई। वह कार से बाहर निकल आया। उस व्यक्ति ने राहुल से कहा, आपको इस तरह इस सन्नाटे में गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। यहाँ पर चोर डाकू घूमते रहते हैं। जी देखिए, हम मनाली जा रहे हैं, पर पता नहीं गाड़ी में क्या हुआ, अचानक रुक गई। क्या यहाँ पर कोई आसपास मैकेनिक मिलेगा? राहुल की बात पर वह व्यक्ति अजीब अंदाज में हंसने लगा। आपको लगता है कि भयंकर ठंड में आपको मैकेनिक दुकान खोलकर बैठा होगा? आपको सुबह का इंतजार करना होगा। क्या? सुबह तक तो हालत खराब हो जाएगी। क्या यहाँ पर कोई आसपास होटल है?
आपकी गाड़ी जहाँ खराब हुई है ये पहाड़ी इलाका भी टूरिस्ट इलाके में ही आता है। यहाँ से कुछ दूर पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। आप अगर चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। नंदिनी कार से बाहर निकल आई थी। वो भी उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। राहुल और नंदिनी उस व्यक्ति की बात पर एग्री हो गए, क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई और चारा नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक गेस्ट हाउस के सामने खड़े हुए थे। नंदिनी गेस्ट हाउस के बाहर लगे हुए बोर्ड को बहुत गौर से देख रही थी, जो लाइट से जगमगा रहा था, जिस पर लिखा था हनीमून गेस्ट हाउस। राहुल, तुम्हें नहीं लगता ये बड़ा अजीब नाम है? और ये तो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ लगता है। चलो अच्छा है यार, शायद हम दोनों की हनीमून की फर्स्ट नाइट इसी गेस्ट हाउस में लिखी हुई थी। इतना कहकर राहुल ने उस व्यक्ति से कुछ कहना चाहा, जो उन दोनों को यहाँ तक लेकर आया था, मगर ये देखकर उनके होश ही उड़ गए कि वो व्यक्ति अब वहां पर मौजूद ही नहीं था। वो आदमी कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था। अरे चला गया होगा यार, इतनी ठंड है, चलो जल्दी से रूम बुक कराओ। इतना कहकर नंदिनी और राहुल उस गेस्ट हाउस के अंदर की ओर चल गए। उन्होंने देखा कि गेस्ट हाउस की रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि एक अंग्रेज थी। उन दोनों को देखकर वो एक रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम टू हनीमून गेस्ट हाउस। जी, हमें एक रूम चाहिए सुबह तक के लिए। हम मनाली जा रहे थे और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। उस औरत ने फिर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए राहुल की ओर देखकर कहा, मेरा नाम मार्था है। लगता है तुम दोनों मनाली अपने हनीमून के लिए ही जा रहे थे। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और आप तो हिंदी अच्छी जानती हैं। तुम्हें देखकर मैं समझ गई थी कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, और रहा सवाल हिंदी का, तो मैं कई भाषाएं जानती हूँ। इतना बोलकर मार्था ने तेज आवाज में किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारने लगी। अचानक नंदिनी और राहुल के कानों में पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राहुल और नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा अंधेरे में कोई शख्स चलता हुआ उनके नजदीक आ रहा था, जिसकी आंखों का रंग लाल था, जो अजीब अंदाज में चमक रही थी। राहुल और नंदिनी को याद आ गया कि उन दोनों ने वो आंखें कुछ देर पहले रोड पर देखी थी, जो उसे रोड से उस गेस्ट हाउस तक लाया था। मार्था ने उस व्यक्ति के हाथ में चाबी देकर कहा, सैम, इन्हें ऊपर का कमरा दे दो, वही कमरा जो हमारे गेस्ट हाउस में हनीमून रूम के नाम से मशहूर है। सैम ने चाबी हाथ में लेकर राहुल की ओर देखकर कहा, आइए मेरे साथ। तुम तो वही हो जो हमें इस गेस्ट हाउस तक लेकर आए थे, लेकिन तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? लेकिन सैम ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे राहुल और नंदिनी भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे। राहुल और नंदिनी ने महसूस किया कि उस गेस्ट हाउस में अजीब ठंडक थी, और एक अजीब सी गंध बार बार उनके नाक में टकरा रही थी। कुछ ही देर में सैम राहुल और नंदिनी को ऊपर एक कमरे की ओर ले गया। राहुल ने देखा कि उस कमरे के पास 2 कमरे और बने हुए थे, और उन कमरों में से आवाजें आ रही थी। सैम ने कमरे की चाबी राहुल के हाथों में थमा दी। इस वक्त रात के 1 बजे हैं। आप दोनों को भूख लगी होगी, क्या आप लोग कुछ खाने के लिए लेंगे? नंदिनी राहुल को देखकर बोली, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है राहुल, पिछले 6 घंटे से हमने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है सैम, जो भी हो खाने के लिए ले आओ, और हाँ, हो सके तो उसके साथ गर्मा गर्म चाय भी लेकर आना। हाँ ठीक है। इतना कहकर सैम वहां से चला गया। नंदिनी और राहुल कमरे के अंदर आ गए। कमरे में लकड़ी जल रही थी, जिससे कमरा काफी गर्म हो चुका था। कमरे में नंदिनी और राहुल को बहुत सुकून महसूस हुआ। तभी उनके नाक में फिर से वही गंध टकराई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये बदबू कैसी है जो बार बार नाक से टकरा रही है। अरे यार, तुम देख नहीं रही कितना पुराना गेस्ट हाउस है, और वो भी जंगल में बना हुआ है। आ रही होगी कहीं से। हमें क्या, हमें तो बस कैसे भी आज रात ही काटनी है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राहुल ने दरवाजा खोला तो बाहर सैम था। सैम हाथ में बड़ी सी ट्रे लिए खड़ा हुआ था। सैम ने ट्रे राहुल के हाथों में थमा दी और वहां से चला गया। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। इतना कहकर राहुल बाथरूम में घुस गया। ट्रे को देखकर नंदिनी के अंदर की भूख जाग उठी। नंदिनी ने जैसे ही ट्रे में रखी हुई डिश का ढक्कन उठाया तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई।
उस ढक्कन के नीचे सेम का कटा हुआ सिर टेबल के अंदर से बाहर आ रहा था, जो नंदिनी की ओर देखकर हंस रहा था। नंदिनी बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनकर राहुल बाथरूम से तुरंत बाहर आ गया। क्या हुआ नंदिनी, तुम चीख क्यों रही हो? नंदिनी तुरंत उठकर राहुल से लिपट गई। राहुल देखो, इसमें सैम की कटी हुई गर्दन है। राहुल ने देखा तो उस डिश में गर्मा गर्म चिकन रखा हुआ था, जिसमें धुआं उठ रहा था। लगता है थकान तुम्हारे ऊपर हावी हो गई है, इसमें तो गर्मा गर्म चिकन रखा हुआ है। इतना बोलकर राहुल फिर से बाथरूम के अंदर घुस गया। अचानक लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी नंदिनी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक बाहर के कमरे का दरवाजा खुल गया। नंदिनी ने देखा कि कमरे के बाहर मार्था अजीब से अंदाज में खड़ी हुई नंदिनी को घूर रही थी। अचानक मार्था का चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। मार्था का इतना भयानक चेहरा देखकर नंदिनी बुरी तरह से डर गई। अचानक मार्था एक काले धुएं के रूप में परिवर्तित हो गई और वो काला धुआं नंदिनी के मुंह के अंदर समा गया। कुछ देर बाद राहुल बाथरूम से बाहर निकला तो उसने देखा नंदिनी एक तरफ बैठी हुई चिकन की ओर घूर रही थी। क्या हुआ नंदिनी, तुम ऐसे क्या घूर रही हो? राहुल की बात सुनकर नंदिनी राहुल को गौर से देखने लगी। नंदिनी ने अजीब से अंदाज में राहुल की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। हाँ, हो सकता है मेरे कान बज रहे होंगे। एक काम करते हैं, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खाना खा लेते हैं। इतना कहकर राहुल बैठकर खाना खाने लगा, मगर नंदिनी ऐसे ही बैठी रही। तुम नहीं खाओगी? राहुल की बात सुनकर नंदिनी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगी। नहीं राहुल, मुझे भूख नहीं है। कैसी बात कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम्हें भूख लगी थी। भूख तो मुझे बहुत लगी है राहुल, लेकिन खाने की नहीं बल्कि किसी और की। इतना कहकर नंदिनी राहुल के करीब आ गई और अपने हाथों से राहुल के बालों पर हाथ फेरने लगी। क्या हो गया नंदिनी, खाना तो खा लेने दो। आज हमारी इस हाउस में हनीमून की पहली रात है और तुम्हें खाने की पड़ी है। इतना कहकर नंदिनी भयानक रूप में राहुल के ऊपर आकर बैठ गई। राहुल नंदिनी के बिहेवियर को जानता था, उसकी नंदिनी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। राहुल ने तुरंत नंदिनी को एक जोरदार धक्का दिया और गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो नंदिनी? हाँ, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक नंदिनी की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और उसने भारी आवाज में राहुल से कहा, जो मैं कर रही हूँ सीधी तरह से मुझे चुपचाप करने दे। नंदिनी का चेहरा देखकर राहुल बुरी तरह से डर गया। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने नंदिनी एक भयानक रूप में खड़ी हुई थी, जिसके अंदर से दो आवाजें निकल रही थी, एक नंदिनी की और दूसरी किसी औरत की। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और सामने का नजारा देखकर राहुल की हालत खराब हो गई। राहुल ने देखा कि सेम अपनी गर्दन हाथ में लेकर खड़ा हुआ था। तभी अचानक राहुल ने देखा कि नंदिनी के शरीर से काला धुआं निकला और उसने मार्था का रूप परिवर्तित कर लिया और नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। राहुल भागकर नंदिनी के पास पहुंचा, मगर राहुल ने देखा कि नंदिनी मर चुकी थी। राहुल समझ चुका था कि वो किसी गलत जगह पर फंस गया है। राहुल ने नंदिनी को बार बार उठाने की कोशिश की, मगर नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं थी। राहुल ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तो उसके सामने बहुत से लोग आकर खड़े हो गए। राहुल ने देखा उन सब के शरीर से खून बह रहा था और वो सब जवान थे। मार्था शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और राहुल के कमरे की खिड़की खुल गई। राहुल ने बिना समय गवाए उस खिड़की से तुरंत छलांग लगा दी और वो वहां से भागने लगा। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुलने पर राहुल ने देखा कि उसे सैकड़ों लोग घेरे हुए थे। राहुल उठकर बैठ गया। उसने अपने आप को अपनी कार के पास मौजूद पाया। भीड़ में से एक व्यक्ति राहुल के पास आकर बोला, तुम हमें यहाँ पर बेहोश मिले, क्या हुआ था? राहुल ने उसे अपने साथ घटी हुई सारी घटना बताई। तुम उसी हनीमून गेस्ट हाउस की बात कर रहे हो ना, जहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है? साहब, वो गेस्ट हाउस अंग्रेजों के जमाने में बसा था।
कहते हैं कि अंग्रेज वहां पर अपना हनीमून मनाने आया करते थे। हनीमून गेस्ट हाउस की मालकिन, जिसका नाम मार्था था, वो एक जवान और अय्याश किस्म की औरत थी। वो अक्सर दूसरों के पति को फंसाकर अपनी भूख मिटाया करती थी। एक बड़ा अंग्रेज अफसर यहाँ पर अपने हनीमून मनाने आया था। उसी अंग्रेज अफसर को मार्था के साथ अफसर की पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसने गुस्से में इस पूरे हनीमून गेस्ट हाउस में आग लगा दी और मार्था को काट पीट कर फेंक दिया था। कहते हैं कि आज भी मार्था की आत्मा भटकती है और नौजवान शादीशुदा लोगों को फंसाकर दोनों को मार देती है। तुम खुशनसीब हो जो जिंदा बच गए। तुम्हारी पत्नी अब कभी नहीं मिलेगी। जैसे ही रवि ने देखा तो वहां पर अरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह उस घने पेड़ के ऊपर की ओर चली गई। उसने देखा तरुण का भूत उस पेड़ पर खड़े हुए बेहसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रहा था। तरुण के हंसने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते ही देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे हो गए और उन दो हाथों ने रवि की गर्दन को बुरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बहुत बचाने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया और देखते ही देखते वो दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए और रवि की दिल दहला देने वाली आवाज अरुण को सुनाई दी। और कुछ ही सेकंड के बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी हुई थी। अरुण वहां पर अब अकेला बचा था। कुछ घंटे पहले अरुण, रवि, तरुण तीनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त ऋषि की शादी में उसके गांव जा रहे थे। ऋषि ने तीनों को कॉल करके अपनी शादी में गांव बुलाया। दोस्त की शादी पर तीनों खुशी के मारे एक साथ निकल पड़े। अरुण, रवि, तरुण तीनों एक ही शहर में रहते थे और ऋषि का गांव शहर से एक दिन के सफर पे था। तो तीनों ने डिसाइड किया कि तीनों अरुण की कार से मजे लेते हुए साथ में मस्ती करते हुए जाएंगे। तीनों गाड़ी में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक काला साया अरुण की कार के सामने से बहुत तेजी से गुजरा। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक लगा दिए। अचानक मौसम खराब हो गया। धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी। क्या बात है यार, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से कोई गुजर कर गया हो। अबे चलती गाड़ी के आगे से कोई गुजर कर जाता तो अब तक इसी रोड पर मरा पड़ा होता। तेरा वहम होगा। वैसे ऋषि का गांव अब कितनी दूर रह गया है? लगभग 6 घंटे और लगेंगे। अरुण की बात सुनकर सभी दोस्त अरुण की ओर देखने लगे। यार इस रूट से तो 6 घंटे ही लगेंगे। क्यों ना हम कलीना वाले रूट से शॉर्टकट ले लेते हैं। वहाँ से केवल 2 घंटे में ही हम पहुँच जाएंगे। पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं कि वो रास्ता बड़ा खतरनाक है। वहाँ पर लोगों की अक्सर लाशें मिलती हैं। कहीं ये शॉर्टकट हम लोगों को भारी ना पड़ जाए। ये सब बकवास है। ये मीडिया वाले भी ना टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम उसी शॉर्टकट से चलेंगे। अरुण के बहुत समझाने पर भी उसके दोस्त नहीं माने। मजबूर होकर अरुण को उसी शॉर्टकट पर गाड़ी लेना पड़ा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हवाओं ने अपना रुख तेज कर दिया था। चारों तरफ केवल और केवल साए साए की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अरुण और उसके दोस्त उस रोड पर अकेले हो। जंगल के बड़े बड़े पेड़ रात के अंधेरे में किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। अरुण के चेहरे पर एक डर था। वो उस रोड पर बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके ड्राइव करने के अंदाज से ऐसा लगता था मानो कि वो जल्द से जल्द उस रोड से निकल जाना चाहता था। तभी एक बहुत बड़ी बिल्ली उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक दबा दिए। उस बिल्ली को देखकर तीनों दोस्तों के माथे पर पसीना आ गया। उस बिल्ली का कद आम बिल्लियों से बहुत बड़ा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अचानक वो चिल्लाती हुई जंगलों की तरफ भाग गई। रवि और तरुण ने डरते डरते अरुण की ओर देखकर कहा, ये क्या बला थी यार? बिल्लियां तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्ली तो मैंने कहीं नहीं देखी। यार मुझे तो लगता है कि अरुण सही कह रहा था। कहीं हम लोगों ने गलत शॉर्टकट तो नहीं ले लिया। मैं कहता हूँ
अब भी वापस चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने शॉर्टकट के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। तू सही कह रहा है यार, इस पूरे रोड पर केवल हम लोगों की कार ही अकेली दौड़ रही है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि रात के सन्नाटे में केवल हम लोग ही यहाँ पर मौजूद है। अरुण के दोस्तों ने वापस मुड़ने की सहमति दे दी, मगर अरुण ने जैसे ही कार वापस मोड़ने के लिए स्टार्ट की, वो स्टार्ट नहीं हुई। अरुण और उसके दोस्तों ने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, धक्का भी लगाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली भयानक रोने की आवाज उनके कानों में टकराई। आवाज सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज में अपने दोस्तों से कहा, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है यार। तू सही कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई औरत मुसीबत में हो? क्या बात कर रहा है? तू देख नहीं रहा यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है? अचानक अरुण की निगाह सामने घनी झाड़ियों पर पड़ी। अरुण ने देखा रात के अंधेरे में झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ उन सबको घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर आग जल रही हो। यह देखकर अरुण के शरीर में डर की लहर दौड़ गई और अरुण बुरी तरह से घबरा गया। अचानक अरुण का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रवि अरुण की ओर देखकर बोला, क्या हुआ यार, तू अचानक से इतना घबरा क्यों गया? वो सामने देख, झाड़ियों में कोई खड़ा है। अरुण के कहने पर उसके दोस्तों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। अरे यार, वहां तो कोई मौजूद नहीं है। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है, ऊपर से तू मुझे और डरा रहा है। नहीं यार, मैंने वास्तव में देखा कि झाड़ियों में कोई मौजूद था जिसकी आंखें चमक रही थी। अरे यार, वही बिल्ली होगी। उन तीनों की गाड़ी एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। अरुण और रवि एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में तरुण के बचाओ बचाओ की आवाज आई। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द था। आवाज सुनकर अरुण और रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां से तरुण गायब था। तरुण को अचानक गायब देखकर उन दोनों के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज में रवि की ओर देखकर कहा, यार, ये आवाज तो तरुण की थी। तरुण कहाँ गया? कहीं वो हम लोगों को डरा तो नहीं रहा? नहीं यार, वो हम लोगों के पीछे ही तो खड़ा था। और रहा सवाल उसके डराने का, तो तरुण उस नेचर का नहीं है। वो बेचारा तो खुद ही डरा हुआ है, और सच कहा जाए तो हम सब डरे हुए हैं। तो फिर तरुण कहाँ गया? अरुण ने ये बोला ही था कि अचानक तरुण की दिल दहला देने वाली कर्राहट की आवाज फिर सुनाई दी। तरुण की आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई उसे बुरी तरह से छुरी से काट रहा हो। तरुण की कराहट से जंगल दहल उठा। कुछ देर बाद तरुण की कर्राहट की आवाज शांत हो गई। सब तरफ खामोशी छा गई। अरुण रवि से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक घने पेड़ के नीचे से तरुण की लाश धड़ाम से नीचे गिरी। तरुण की लाश देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। अरुण ने देखा कि तरुण की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लाश देखकर अरुण और रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन दोनों ने देखा कि तरुण की लाश से आंख गायब थी। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जंगली जानवर ने उसके चेहरे को पूरी तरह से फाड़ दिया हो। तरुण का भेजा बाहर निकला हुआ था। रवि ने चिल्लाते हुए अरुण की ओर देखकर कहा, हम सबकी जान खतरे में है अरुण, भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग। अरुण डरते हुए रवि की ओर देखकर बोला, लेकिन तरुण मर चुका है, और अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहे तो कुछ देर बाद हम भी मारे जाएंगे। चल भाग यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों तरुण की लाश को छोड़कर भागने लगे। लेकिन उन दोनों के साथ एक अजीब प्रक्रिया हो रही थी। वह दोनों बहुत देर तक भागते रहे, लेकिन घूम फिर कर वहीं उस कार के पास वापस आ जाते थे। उन दोनों की सांस फूलने लगी थी। थक हार कर वो अपनी कार के बाहर ही बैठ गए। अरुण हाँफते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है यार? हम चाहे कितने भी दूर भाग कर चले जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं तेरी बात उस वक्त मान लेता। हमें यह शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। आखिर क्या राज है इस जंगल का? कौन है जो हमें मारना चाहता है? मैंने सुना है इस जंगल में काफी साल पहले आदिवासी रहा करते थे जो काला जादू करते थे। कहते हैं कि वो दुनिया से अलग थलग रहते थे। जब अंग्रेजों ने जंगल काट कर रोड बनाना शुरू किए तो इस जंगल के आदिवासियों ने अंग्रेजों को ऐसा करने से मना कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने
सारे आदिवासियों को जिंदा जला दिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और कोई भी रात में अगर भूला भटका मुसाफिर यहाँ फंस जाता है तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था लेकिन तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। अचानक तरुण बात करते करते रवि से बोला, तरुण की लाश कहाँ गई? जैसे ही रवि ने देखा तो वहां पर अब तरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह घने पेड़ के ऊपर की ओर चली गई। उसने देखा कि तरुण की लाश भूत बनकर उस पेड़ पर खड़ी हुई बेहसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रही थी। तरुण की हंसने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते ही देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे हो गए और उन हाथों ने रवि की गर्दन को बुरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों के हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया। देखते ही देखते वो दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए। रवि की दिल दहला देने वाली चीख अरुण के कानों में टकराई। कुछ ही सेकंड के बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी हुई थी। अरुण वहां पर अब अकेला बचा था। उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके थे। अरुण गुस्से में बोला, आखिर कौन हो तुम? उस पेड़ के ऊपर जो भी है सामने क्यों नहीं आता? अरुण ने इतना बोला ही था कि अचानक फिर से उसे झाड़ियों में चमकती हुई दो आंखें दिखाई दी। देखते ही देखते वो आंखें अरुण के बेहद करीब आ गई और सामने का मंजर दिल दहला देने के लिए काफी था। अरुण ने देखा उसकी आंखों के सामने एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी हुई थी। वह दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके हाथ पर बड़े बड़े पंजे थे। अचानक वो औरत अरुण की ओर देखकर भारी आवाज में बोली, बरसों पहले इसी जगह पर अंग्रेजों ने शॉर्टकट बनाने के लिए हमारे समुदाय के लोगों को जिंदा जला दिया था। उन्हें लगता था कि हम खत्म हो गए हैं, मगर वो नादान नहीं जानते थे कि ये आत्माएं कभी नहीं मरती। हम अपने समुदाय के अलावा दूसरे लोगों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जब हम जिंदा थे तब भी हमने इस परंपरा का पालन किया और मरने के बाद भी हमने अपनी परंपरा को नहीं तोड़ा। इतना कहकर वो औरत एक भयानक काली परछाई बनकर अरुण के ऊपर झपट पड़ी और कुछ देर के बाद वहां सन्नाटा छा गया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।